नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। एक घर में रहने वाले लोग ही सही मायने में जानते हैं कि उसकी चार दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है। आज का मामला एक ऐसे ही परिवार की सच्ची कहानी है, जहां बाहरी दुनिया की जानकारी के बिना उनके घर की चार दीवारों के भीतर एक हत्या की पटकथा लिखी जा रही थी। तारीख थी 8 दिसंबर 2019। सुबह 5:15 पर एक आदमी भारी काला बैग लेकर कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन से बाहर निकला। संदर्भ के लिए यह रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है, जो भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्रों में से एक है। कल्याण शहर खुद उल्हास नदी के तट पर बसा है, जो ठाणे जिले से होकर बहती है। जब वह आदमी सुबह 5:10 पर रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, तो भोर हो चुकी थी और सूरज अब भी उगना बाकी था। हालांकि चूंकि कल्याण जंक्शन 24 घंटे चालू रहने वाला रेलवे स्टेशन है, जहां लगातार ट्रेनें आती जाती रहती हैं, इसीलिए यह हर समय भीड़-भाड़ वाला रहता है। इस वजह से कई ऑटो रिक्शा, खासकर रात में, हमेशा रेलवे परिसर के बाहर खड़े रहते हैं। भारत में ऑटो रिक्शा मैनुअल रूप से खींचे जाने वाले या साइकिल रिक्शा का एक मोटर चालित संस्करण है और अनौपचारिक रूप से निजी मालिकों द्वारा संचालित किया जाता है। भारी काला बैग ले जाने वाला व्यक्ति स्टेशन के बाहर खालिद मोमिन नामक एक ऑटो रिक्शा चालक के पास गया और पूछा कि क्या वह उसे गोवा नाका पर उतार सकता है। हालांकि कल्याण जंक्शन से गोवा नाका की दूरी केवल 3 मील थी, जिसे तय करने में केवल 15 मिनट लगते थे। खालिद ने तुरंत उस आदमी के काले बैग से आती एक गंदी असहनीय बदबू को महसूस किया। हालांकि बदबू इतनी ज्यादा थी कि खालिद ने उसे गोवा ले जाने से मना कर दिया। फिर वह आदमी पास में ही खड़े एक दूसरे ऑटो रिक्शा चालक से पूछने लगा कि क्या वह उसे ले जाने को तैयार है। लेकिन ऐसा करते हुए उसने अपना बैग खालिद के पास ही छोड़ दिया, क्योंकि वह बहुत भारी था और उसे ले जाना मुश्किल था। इंतजार करते हुए खालिद को आश्चर्य होने लगा कि इस आदमी ने सड़ी हुई सब्जियों को एक बिल्कुल नए बैग में क्यों रखा है। अगर वे वाकई खराब सब्जियां होती तो क्या वह उन्हें प्लास्टिक बैग में नहीं रखता। दरअसल खालिद को उस बैग से ऐसी गंध आ रही थी जैसी आपको कसाई की दुकान से आती है, जहां मांस काटा जाता है। इस बीच वह आदमी किसी तरह दूसरे ऑटो रिक्शा चालक को गोवा नाका ले जाने के लिए राजी कर लेता है। हालांकि बैग से आ रही दुर्गंध के कारण ड्राइवर सिर्फ 180 भारतीय रुपए में सवारी के लिए राजी हो गया। लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार कल्याण रेलवे स्टेशन से गोवा नाका तक का सामान्य किराया केवल 80 या लगभग 90 है। खालिद मोमिन, जो पास में खड़ा था, ने यह सब सुना और आश्चर्यचकित हुआ कि वह व्यक्ति सामान्य किराए से 2 गुना से भी अधिक भुगतान करने को तैयार था। इससे खालिद को उस व्यक्ति पर संदेह हुआ, इसलिए उसने उसे बैग खोलने के लिए कहा। खालिद ने यह भी कहा, अगर तुम मुझे दिखाओ कि बैग के अंदर क्या है, तो मैं तुम्हें गोवा नाका पर मुफ्त में छोड़ दूंगा, क्योंकि किसी भी सब्जी की गंध इतनी खराब नहीं होती। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा घबरा गया और उसने खालिद की बात का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने दूसरे ऑटो रिक्शा चालक को गाड़ी चलाने के लिए कहा। लेकिन खालिद की बातें सुनने के बाद दूसरे चालक को भी वह व्यक्ति संदिग्ध लगा और उसने उसे गोवा नाका ले जाने से इनकार कर दिया। इस समय तक रेलवे स्टेशन के बाहर एक नाटकीय दृश्य सामने आ चुका था। खालिद ने तब कहा, या तो बैग खोलो या मैं अभी पुलिस को बुलाता। जवाब में उस व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा, मेरा भाई पुलिस में है, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, जाओ उन्हें फोन करो। यह सुनकर ऑटो रिक्शा चालक खालिद ने अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने यह देखा, वह घबरा गया और अपना बैग वहीं छोड़कर अचानक कल्याण रेलवे स्टेशन की ओर भाग गया। उसके बाद वह कहीं दिखाई नहीं दिया। इसी बीच रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े कुछ ऑटो रिक्शा चालकों ने पुलिस को फोन करके लावारिस बैग और उसमें से आ रही भयंकर बदबू के बारे में बताया। फोन आने के तुरंत बाद महात्मा फूले चौक थाने से पुलिस अधिकारी रेलवे स्टेशन के बाहर घटनास्थल पर पहुंचे। ऑटो रिक्शा चालक खालिद ने उन्हें बताया, एक व्यक्ति बदबूदार बैग लेकर मेरे पास आया था, लेकिन जब मैंने उसे बैग खोलने के लिए कहा तो वह भाग गया। यह सुनकर पुलिस सतर्क हो गई और सबसे पहले लोगों को पीछे हटने का निर्देश दिया। फिर सबके सामने अफसरों ने खुद ही काला बैग खोला। लेकिन जैसे ही बैग खोला गया, वहां मौजूद हर शख्स, ऑटो रिक्शा चालक और पुलिस अफसरों की रूह कांप उठी। शायद पहली बार ऐसा खौफनाक मंजर देखा था। यहां तक कि कुछ पुलिस अफसरों ने भी अपने करियर में पहली बार ऐसी खौफनाक घटना देखी थी। दरअसल उस बैग के अंदर एक इंसानी शरीर का निचला हिस्सा था, कटे हुए इंसानी पैर। हालांकि शुरू से ही पुलिस को उस कटे हुए शरीर की शारीरिक विशेषताओं से पता चल गया था कि यह किसी महिला का है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उस शरीर के हिस्से को पास के अस्पताल में भेजा, जहां उसका पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट होना था। लेकिन शव पर कोई चेहरा नहीं था, इसलिए यह पता लगाना बेहद मुश्किल था कि मृतक महिला कैसी दिखती होगी या उसके चेहरे की बनावट कैसी थी।
हालांकि कुछ ही देर में पैथोलॉजिस्ट की टीम ने पुलिस को बताया कि महिला के शरीर को किसी ऐसे हथियार से काटा गया था जिसके दांत नुकीले और दांतेदार थे। दरअसल महिला की जांघों पर कुछ खरोंच थी और जिस जगह से उसका धड़ अलग हुआ था वह भी खुरदरे और असमान तरीके से काटा गया था। इस वजह से पैथोलॉजिस्ट को संदेह था कि उसके शरीर को काटने के लिए हाथ की आरी का इस्तेमाल किया गया था। इस बीच पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस लावारिस शव की पहचान कैसे की जाए। इससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच भी की जांच में शामिल हो गई। क्राइम ब्रांच, जिसे अपराध जांच विभाग के रूप में भी जाना जाता है, भारत में किसी भी राज्य या शहर के पुलिस विभाग की एक आवश्यक इकाई मानी जाती है। इसके बाद कल्याण पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी और सबसे पहले उन ऑटो रिक्शा चालकों से पूछताछ करने का फैसला किया जिन्होंने शुरुआत में बैग देखा था और पुलिस को फोन किया था। इस बार जब पुलिस ने खालिद मोमिन और उसके साथी ऑटो रिक्शा चालकों से बात की तो उन्होंने खुलासा किया कि रेलवे स्टेशन के बाहर काला बैग लाने वाला व्यक्ति लाल शर्ट और खाकी पैंट पहने हुए था और उसने अपने सिर पर सफेद कपड़ा लपेटा हुआ था। चूंकि यह अज्ञात व्यक्ति कल्याण रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुका था, इसलिए पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रबंधन टीम से तुरंत स्टेशन पर लगे हर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगी। इस समय तक पुलिस के पास संदिग्ध व्यक्ति का विवरण था। वह लाल शर्ट खाकी पैंट पहने हुए था और उसके सिर पर सफेद कपड़ा बंधा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने सभी कैमरों की फुटेज की समीक्षा करने के लिए एक बड़ी टीम बनाई। इसके बाद टीम ने 8 दिसंबर की सुबह 4 बजे से 6 बजे तक संदिग्ध व्यक्ति की फुटेज तलाशने शुरू की। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद इसमें कुछ समय लगा, लेकिन कुछ अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन के एक कैमरे में लाल शर्ट वाले व्यक्ति को देखा। हालांकि पुलिस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति अकेला नहीं था। उसके साथ गुलाबी शर्ट पहने एक और व्यक्ति बैग पकड़े हुए था और दोनों को एक साथ स्टेशन से बाहर निकलते देखा गया। दूसरी ओर शव की जांच कर रहे पैथोलॉजिस्ट से पुलिस को पता चला कि लड़की की हत्या 2 से 3 दिन पहले की गई थी। इसके अलावा उन्होंने पीड़ित की उम्र 20 से 25 साल के बीच होने का अनुमान लगाया। इस बीच पुलिस ने फुटेज में देखा कि 2 लोग स्टेशन से काला बैग लेकर जा रहे थे। हालांकि खालिद और अन्य ऑटो रिक्शा चालकों के अनुसार केवल एक व्यक्ति उनके पास आया था। जब अधिकारियों ने खालिद मोमिन और अन्य ड्राइवरों को सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उन्होंने फुटेज में उस व्यक्ति की पहचान उसी व्यक्ति के रूप में की जिसने उनके पास काला बैग लाया था। खालिद मोमिन ने पुलिस को आगे बताया, जब मैंने उस आदमी के सामने पुलिस का आपातकालीन नंबर डायल किया तो वह घबरा गया और रेलवे स्टेशन के अंदर वापस भाग गया। इससे पुलिस को अतिरिक्त सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के लिए प्रेरित किया। एक बार फिर एक अन्य सीसीटीवी क्लिप में लाल शर्ट वाला आदमी एक प्लेटफॉर्म पर भागता हुआ दिखाई दिया। वह एक शौचालय में गया, अपनी लाल शर्ट उतारी और एक अलग रंग और डिजाइन की दूसरी शर्ट पहन ली। उसने पहचान से बचने के लिए अपनी शर्ट बदल ली होगी, लेकिन वह अभी भी खाकी रंग की पैंट पहने हुए था। इसके अलावा जब वह कपड़े बदलने के बाद शौचालय से बाहर आया तो उसने जानबूझकर अपने हाव भाव बदल लिए और ऐसे निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब तक वह संभवतः ट्रेन में सवार होकर भाग गया था, जिससे पुलिस के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई। यह आदमी कौन था और कहां से आया था? हालांकि अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि वह संभवतः कल्याण शहर के आसपास का रहने वाला था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना भारी बैग जिसमें मानव पैर भी हो उसे फेंकने के लिए 100 से 150 मील दूर नहीं ले जाएगा। चूंकि संदिग्ध व्यक्ति सुबह 5 बजे के आसपास कल्याण रेलवे स्टेशन से उतरना चाहता था, इसलिए पुलिस ने रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय करके यह पता लगाया कि उस समय वहां कितनी ट्रेनें रुकी थी और वे कहां से आई थीं। उनकी जांच से पता चला कि 20 मिनट के अंतराल में 3 ट्रेनें स्टेशन पर रुकी थी। सुबह 5 बजे से 10 मिनट मिनट पहले और 10 मिनट बाद फिर पुलिस ने इन तीनों ट्रेनों को उनके पिछले स्टॉप पर ट्रैक किया। पुलिस के लिए यह एक श्रम साध्य प्रक्रिया थी, लेकिन मुश्किल मामलों को सुलझाना उनका काम था। इस बीच लड़की के शरीर का केवल आधा हिस्सा ही बरामद किया गया था। पुलिस को संदेह था कि अगर हत्यारे ने उसके पैरों को काले बैग में ठूंस दिया होता तो उसने उसके शरीर के बाकी हिस्सों को अलग अलग करके कहीं और ऐसे ही काले बैग में रख दिया होता। नतीजतन पुलिस ने अलर्ट जारी किया, जिसमें लोगों से किसी भी छोड़े गए बैग की तुरंत सूचना देने का आग्रह किया गया। उन्होंने अपने मुखबिर को भी सक्रिय किया ताकि पता लगाया जा सके कि आसपास के इलाकों में 20 से 25 साल की उम्र की कोई लड़की गुम हुई है या नहीं। इस बीच दूसरी ओर पुलिस 3 अलग अलग रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज में उस आदमी की तलाश जारी रखती रही। काफी प्रयास के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है जब उन्हें लाल शर्ट वाला आदमी सुबह करीब 4 बजे टिटवाला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए दिखाई देता है। उस समय वह वही बड़ा भारी काला बैग लिए हुए था। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि वह अकेले ही बैग उठा रहा था, जबकि कल्याण रेलवे स्टेशन पर गुलाबी शर्ट पहने एक व्यक्ति भी उसे उठाने में मदद कर रहा था।
कल्याण रेलवे स्टेशन और टिटवाला रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी लगभग भग 9 मील है। क्योंकि उस व्यक्ति के पास इतना बड़ा और भारी बैग था, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह अपने घर से टिटवाला रेलवे स्टेशन तक पैदल नहीं आया था। उसने किसी तरह के सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल किया होगा। इस वजह से पुलिस ने स्टेशन के बाहर खड़े ऑटो रिक्शा चालकों से पूछताछ करने का फैसला किया। उन्होंने उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज से स्क्रीनशॉट लिए और उन्हें प्रत्येक चालक को दिखाना शुरू किया, यह पूछते हुए कि क्या आप में से किसी ने इस व्यक्ति को बड़े बैग के साथ रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था। हालांकि स्क्रीनशॉट में उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके कपड़े दिखाई दे रहे थे। फोटो देखने के बाद टिटवाला रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े ऑटो रिक्शा चालकों में से एक ने आगे बढ़कर पुलिस को बताया, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने 8 दिसंबर की सुबह उसे स्टेशन पर छोड़ा था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वह आदमी उसके रिक्शा में कहाँ बैठा था, तो ड्राइवर ने जवाब दिया, टिटवाला शहर में इंदिरा नगर नामक एक इलाका है और वह आदमी वहां की एक सड़क पर खड़ा था। जब उसने मेरा ऑटो रिक्शा देखा तो उसने मुझे रोका और मुझे टिटवाला रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए कहा। हालांकि उसके पास एक बहुत बड़ा बैग था जिसे वह खुद नहीं उठा सकता था, इसलिए मैंने उसे अपने रिक्शा में लोड करने में उसकी मदद की। फिर उसके अनुरोध के अनुसार मैंने उसे टिटवाला रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। यह सुनकर पुलिस उस स्थान पर चली गई जहां से ड्राइवर ने उस व्यक्ति को उठाया था। जब वे इंदिरा नगर की ओर जा रहे थे तो उन्हें अचानक अपने एक मुखबिर का फोन आया, जिसने उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुखबिर ने पुलिस को बताया कि जिस व्यक्ति ने कल्याण रेलवे स्टेशन के बाहर काला बैग छोड़ा था, वही व्यक्ति जिसे वे सीसीटीवी फुटेज और ऑटो रिक्शा चालकों का उपयोग करके खोज रहे थे, वास्तव में इंदिरा नगर में साईं कृपा चौल में रहता था। इस खबर ने अधिकारियों को चौंका दिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि साईं कृपा चौल उनके वर्तमान स्थान के बहुत करीब है। बिना समय बर्बाद किए पुलिस टीम ने तुरंत अपने वाहनों को चौल की ओर मोड़ दिया और पुलिस साईं कृपा चौल पहुंचती है, जहां उन्हें छठी कक्षा में पढ़ने वाली एक छोटी लड़की दिखाई देती है। जो वहां रहती थी वह करीब 13 से 14 साल की होगी। पुलिस ने उसे लाल शर्ट वाले आदमी की तस्वीर दिखाई और पूछा, क्या तुम उसे पहचानती हो? वह शायद इसी चौल में रहता होगा। हालांकि तस्वीर में आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन लड़की ने उसके कपड़ों और हेयर स्टाइल के आधार पर उसे पहचान लिया और कहा, यह चाचा अरविंद चाचा जैसे दिखते हैं। यह सुनकर पुलिस ने उससे पूछा कि अरविंद चाचा कहाँ रहते हैं। उनका फ्लैट नंबर लेने के बाद वे चौल में उनके अपार्टमेंट में पहुंचे। हालांकि उन्होंने पाया कि दरवाजा बाहर से बंद है, जिससे अधिकारी निराश हो गए। क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद वे अभी भी उस आदमी को नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने चौल में अरविंद के पड़ोसियों से पूछताछ करने का फैसला किया। इस बातचीत के दौरान पुलिस ने पड़ोसी को रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए। इससे उन्हें पता चला कि उस व्यक्ति का पूरा नाम अरविंद तिवारी है और वह पवन हंस लॉजिस्टिक्स नामक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता है। हालांकि पड़ोसियों से थोड़ी देर बात करने के बाद पुलिस को पता चला कि अरविंद तिवारी की एक बेटी भी उसके साथ रहती थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वह नहीं दिखी थी। इससे पुलिस की चिंता बढ़ गई। अरविंद न केवल अपने घर से गायब था, बल्कि उसकी बेटी भी कई दिनों से नहीं दिखी थी। जैसे जैसे पहेली के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने लगे, अरविंद पर उनका शक गहराता गया और वे उसकी बेटी को लेकर चिंतित होने लगे। इस वजह से पुलिस उसे खोजने के लिए उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में गई जहां अरविंद काम करता था। संयोग से उस समय उन्हें अरविंद तिवारी वहीं मिल गया। उसे देखते ही अधिकारी ने सबसे पहला सवाल पूछा, अरविंद, तुम्हारी बेटी कहाँ है? यह सुनते ही उसके चेहरे पर तनाव के भाव उभर आए और पुलिस को तुरंत ही यह एहसास हो गया कि अरविंद कोई राज छिपा रहा है। यह भापकर अधिकारी अरविंद को कंपनी के बाकी कर्मचारियों से दूर महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले गए। वहां भी पुलिस ने अपना सवाल दोहराया, बताओ अरविंद तिवारी, तुम्हारी बेटी कहाँ है? हालांकि पहले तो वह झूठ बोलता रहा और कहता रहा, मेरी बेटी गांव में अपनी माँ और बहनों से मिलने गई है। लेकिन तुम मुझसे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? लेकिन यह सब सुनने के बाद पुलिस को एहसास हो गया कि अरविंद खुद सच नहीं बताएगा। इस वजह से उन्होंने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें वह कैद हुआ था। जब पुलिस ने उससे काले बैग के बारे में पूछा तो वह टूट गया। फिर उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने ही अपनी बेटी को अपने हाथों से मारा है। बैग से बरामद पैर उसकी 22 वर्षीय बेटी प्रिंसी तिवारी के हैं। इसके बाद अरविंद स्वेच्छा से पूरी कहानी बताता है कि उसने अपनी बेटी की हत्या क्यों की। 47 वर्षीय अरविंद तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के यूनपुर के रहने वाले थे, जो महाराष्ट्र के कल्याण से लगभग 915 मील दूर एक शहर है। उनके अलावा उनकी पत्नी और 4 बेटियां भी यूनपुर में रहती थीं और प्रिंसी तिवारी उनमें सबसे बड़ी थी। 2016 की शुरुआत में अरविंद काम की तलाश में यूनपुर से महाराष्ट्र के वित्तीय केंद्र मुंबई चले गए। आखिरकार वह ठाणे जिले के टिटवाला टाउन के इंदिरा नगर इलाके में स्थित साईं कृपा चौल में बस गए। इसका मतलब यह हुआ कि दिसंबर 2019 तक अरविंद तिवारी लगभग 3 साल से साईं कृपा चौल में रह रहे थे।
इस दौरान जून 2019 में उनकी सबसे बड़ी बेटी प्रिंसी तिवारी ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और बेहतर भविष्य की तलाश में अपने पिता के साथ रहने लगी। प्रिंसी ने फैसला किया था कि उसे अपने पिता और परिवार के बाकी लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए नौकरी करनी चाहिए। इसीलिए आने के कुछ दिनों के भीतर ही उसने एक स्थानीय कंपनी में सामान्य नौकरी की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही उसे सफलता मिल गई और घर से कुछ दूर एक निजी फर्म में एक छोटी सी नौकरी मिल गई। हालांकि लगभग 2 से 3 महीने बाद अक्टूबर या नवंबर 2019 में प्रिंसी ने अपने पिता को बताई कि वह एक लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। साथ ही उसने अपने पिता से कहा, पापा, वह लड़का मेरे साथ ही काम करता है, लेकिन वह मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और बेहतर पद पर है। मुझे लगता है कि अगर मैं उससे शादी करूंगी तो वह भविष्य में मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। हालांकि अरविंद तिवारी पुराने ख्यालों वाले व्यक्ति थे। उन्हें रूढ़िवादी पिता कहा जा सकता है। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी जिस लड़के से शादी करना चाहती है वह दूसरी जाति का है, तो उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। दूसरी ओर प्रिंसी इस बात पर अड़ी थी कि वह उसी से शादी करेगी, लेकिन उसके पिता अरविंद इस शादी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। दरअसल अरविंद का मानना था कि अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी दूसरी जाति में की तो समाज में लोग उनके खिलाफ बहुत कुछ कहेंगे। इसके अलावा उन्हें अभी अपनी 3 अन्य बेटियों की शादी भी तय करनी थी और अगर प्रिंसी ने उनकी जाति से बाहर शादी की तो इससे उनकी शादी में भी मुश्किलें आएंगी। अब जब प्रिंसी उसी लड़के से शादी करने की जिद कर रही थी और उसके पिता अरविंद भी शादी रोकने पर अड़े हुए, 6 दिसंबर 1919 की शाम को अरविंद और प्रिंसी दोनों अपने अपने काम से घर लौटे तो फिर से बहस छिड़ गई। हालांकि इस बार बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में प्रिंसी ने चूहे मारने वाली दवा पी ली, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गई। इस बिंदु पर यह स्पष्ट नहीं है कि प्रिंसी ने खुद ही चूहे मारने वाली दवा पी ली या अरविंद ने उसे नियंत्रित करते हुए जानबूझकर उसे पिला दिया। दरअसल पुलिस का मानना था कि अरविंद ने अपनी बेटी के खाने में जहर मिलाया था और जैसे ही प्रिंसी ने इसे खाया वह बेहोश हो गई। हालांकि अरविंद तिवारी ने पुलिस को बार बार यह साबित करने की कोशिश की कि उनकी बेटी प्रिंसी तिवारी ने खुद ही जहर खाया है, लेकिन एक सवाल बना रहा, अगर अरविंद सच कह रहा था तो वह तुरंत अपनी बेटी को पास के अस्पताल या डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गया। हकीकत यह थी कि प्रिंसी पूरी रात घर में बेहोश रही और उसकी मदद करने की बजाय अरविंद उसे उसी हालत में छोड़कर सो गया। अगली सुबह यानी 7 दिसंबर को जब अरविंद उठा तो उसने देखा कि उसकी बेटी की सांसें नहीं चल रही थी और जहर खाने से उसकी मौत हो गई थी। यह देखकर अरविंद घबरा गया और उसके दिमाग ने बेटी के शव के टुकड़े टुकड़े करके उसे दूर दराज के नदियों में फेंकने का फैसला किया। उसका तर्क था कि अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस प्रिंसी का शव नहीं खोज पाएगी और वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उस सुबह अरविंद बाजार गया और वहां से उसने 2 बड़े बैग और एक आरी खरीदी। फिर वह घर लौटा और अपने छोटे से कमरे में अपने हाथों से बेटी के शव के 3 टुकड़े किए। उसने उसका सिर धड़ से अलग किया और फिर धड़ को पैरों से अलग किया। इसके बाद अरविंद ने दोनों पैरों को एक बैग में और धड़ और दोनों हाथों को दूसरे बैग में पैक किया। इस विभत्स कार्य में उसे पूरा दिन लग गया और जब रात हुई तो अरविंद ने अपने कमरे से बेटी के धड़ वाला बैग बाहर निकाला। उसने सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल किया और एक ऑटो रिक्शा चालक को सड़ी हुई सब्जियां ले जाने का बहाना बनाकर उसे अपने निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए राजी कर लिया। हालांकि रास्ते में उसने बैग को कालू नदी में फेंक दिया। अगली सुबह 8 दिसंबर को अरविंद फिर से निकल गया। इस बार अपनी बेटी के शरीर के निचले आधे हिस्से वाले बैग को लेकर अरविंद पहले टिटवाला रेलवे स्टेशन जाता है और फिर कल्याण रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन लेता है। लेकिन जैसे ही वह अपना बैग लेकर ट्रेन से उतरता है, एक राहगीर ने देखा कि अरविंद का बैग काफी भारी है और उसे उठाने में उसे काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस वजह से गुलाबी शर्ट वाले आदमी ने अरविंद की मदद की और उसे रेलवे स्टेशन के बाहर ले गया। इस बिंदु पर पुलिस ने पुष्टि की कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया दूसरा व्यक्ति हत्यारा नहीं था, बल्कि उसने रेलवे स्टेशन पर अरविंद का बैग उठाने में मदद की थी। हालांकि कल्याण पुलिस ने उस व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचाया जहां उसने वही बयान दिया कि उसने अरविंद के बैग में क्या है, इस बारे में कोई जानकारी दिए बिना केवल मदद की थी। इसके बाद पुलिस अरविंद को साथ लेकर प्रिंसी के ऊपरी शरीर और सिर की तलाश में निकल पड़ी। अरविंद ने खुलासा किया कि उसने प्रिंसी के धड़ वाले बैग को कालू नदी में फेंक दिया था। इसलिए पुलिस ने बैग का पता लगाने के प्रयास में नदी के बहाव का अनुसरण किया। आखिरकार 11 दिसंबर तक पुलिस को कल्याण की उल्हास नदी में बैग मिल गया, क्योंकि टिटवाला से बहने वाली कालू नदी अंततः उल्हास नदी में मिल जाती है। इसके बाद पुलिस ने प्रिंसी के सिर की तलाश शुरू की और अरविंद उनके साथ उस स्थान पर गया जहां उसने उसका निपटान किया था। हालांकि कई दिनों की तलाश के बावजूद पुलिस प्रिंसी का सिर नहीं ढूंढ पाई। फिर भी उन्होंने अरविंद द्वारा बताए गए स्थान से हत्या में इस्तेमाल की गई आरी बरामद कर ली। हालांकि पुलिस को अभी तक प्रिंसी का सिर नहीं मिला था, लेकिन फोरेंसिक वैज्ञानिकों ने डीएनए जांच के जरिए पुष्टि की
कि शव प्रिंसी तिवारी का ही था और इस तरह प्रिंसी तिवारी की हत्या का पर्दाफाश हुआ। यह सब एक ऑटो रिक्शा चालक खालिद के शक की वजह से हुआ। एक पिता ने अपनी ही बेटी को सिर्फ इसलिए बेरहमी से मार डाला क्योंकि वह दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब अरविंद तिवारी पुलिस की गिरफ्त में है और इस हत्या को अंजाम देकर उसने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की है, बल्कि अपनी 4 बेटियों और पत्नी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। अंत में यह शख्स अब अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे बिताए, तो इसी के साथ प्रिंसी तिवारी की नृशंस हत्या का मामला यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।